वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियर मास्टर देहरादून। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे हम कि रेजिस्टेंस से कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। हम स्टार्ट करेंगे लो लेवल से लेके हाई लेवल, जैसे अदर जो हाईएस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं आपके ईएस गेट, उस तक पहुँचेंगे कि उन पे जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं रेजिस्टेंस के वो कैसे आते हैं। रेजिस्टेंस तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए वो क्या है, आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल to oppose the flow of current, to oppose the flow of current। रेजिस्टेंस क्या हो गया? इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो स्केच है और ये डिफरेंट मटेरियल का है और ये डिफरेंट मटेरियल का है, तो दोनों का रेजिस्टेंस अगर दोनों का सेम लेंथ और एरिया भी है, दोनों का साइज अगर सेम है, सेम डायमेंशन है, लेकिन डिफरेंट मटेरियल के, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो अलग होगी। रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस जो होगा दोनों का वैरी कर जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की कि कितना वो करंट को फ्लो को अपोज कर सकता है, कितना वो करंट को इजीली पास कर सकता है। जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतने ज़्यादा करंट को अपोज करेगा। रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे रजिस्टर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फर्स्ट अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द मटेरियल। लेंथ ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस कि अगर किसी मटेरियल का हमने लेंथ बढ़ाया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर लेंथ को हमने इंक्रीज़ किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली मतलब क्या हुआ कि अगर हमने लेंथ ऑफ मटेरियल को बढ़ाया, किसी लेंथ को हमने इसकी लंबाई को बढ़ाई, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? आपकी इंक्रीज़ करेगी। सेकेंड होता है आपका रेजिस्टेंस जो होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो सेकेंड फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है आपका? सेकेंड जो होता है रेजिस्टेंस आपका, वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। ए हमने डिराइव किया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी या एरिया को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, इसका जस्ट वाइस वर्सा उल्टा होगा। अगर हमने एरिया को डिक्रीज़ किया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने स्विच देखा होगा, स्विच में ये एक 3 प्लग में शो कर रहा हूँ, आपका 3 होल शो कर रहा हूँ, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो जो फर्स्ट वाला होता है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। और आपका ये सेकंड क्या हो गया? फेज हो गया आपका। और ये क्या हो गया? आपका न्यूट्रल। कभी कभी ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एरिया बड़ा क्यों होता है, तो इसका बेसिक आंसर यही रेजिस्टेंस से निकलेगा आपका कि इसका एरिया बड़ा क्यों होता है। तो इसका एरिया बड़ा होने का रीज़न क्या है कि अगर इसका एरिया बड़ा हो गया तो क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ, इसका रास्ते का रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो क्या होगा? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है। शॉर्ट सर्किट में हाई करंट फ्लो होती है, तो हाई करंट को रेजिस्टेंस की, करंट की प्रॉपर्टी, करंट का नेचर क्या होता है कि जहाँ उसको कम रेजिस्टेंस मिलता है वो उधर से फ्लो करता है। तो क्या होगा? जैसे ही आपका इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई इनके कंपैरिजन में, तो करंट जो हाई करंट आएगी उसको वो इस पास से ग्राउंड हो जाएगी। तो तो इसलिए इसका एरिया क्या होता है हमारा, जो एरिया कभी आप प्लग में नोटिस करोगे तो जो एरिया होता है ऊपर वाले का, वो ग्राउंड का क्या होता है? वो बड़ा होता है, बिगर देन अदर होल्स के।
तो ये हमारा, इसलिए हमने बोला रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसका ज़्यादा एरिया होगा, जितनी ज़्यादा मोटी वायर होगी उसका एरिया रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर हम एक पर्टिकुलर लेंथ अगर हम बराबर मान लेंगे तो जिसका एरिया, जैसे ये 2 है, अगर इसमें इसका एरिया ज़्यादा होगा आपका कंपेरिजन टू, और इसका एरिया ये है आपका, और इसका एरिया अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा कंपेरिजन टू इसके रेजिस्टेंस। जो थिक वायर होती है, तो हम बोलते हैं जो थिक वायर होती है, थिक मतलब मोटी वायर जो होती है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और थिन वायर होगा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो है आपका लेंथ ऑफ मटेरियल। लेंथ किसी भी चीज़ को मेजर किस में करते हैं हम, मीटर में। तो हम लेंथ ऑफ द मटेरियल क्या हो गया आपका, मीटर हो गया, मीटर में मेजर करेंगे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने किस में मेजर करते हैं हम जनरली, मीटर स्क्वायर में। जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ये सिंपल स्क्वायर के फॉर्मूले में हो गया। अगर सर्किल की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ लेंथ क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और ब्रेथ को किस में मेजर करेंगे, ब्रेथ भी आपकी चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो जब जनरल फॉर्मूला बना मीटर स्क्वायर, जैसे हम किसी लैंड को भी मेजर करते हैं तो बोलते हैं स्क्वायर फीट, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर मतलब क्या हो, मीटर का स्क्वायर। और जैसे अगर हमने सर्किल की बात की तो सर्किल का भी फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसी सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें भी आपका पाई आर 4 स्क्वायर आता है। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, मतलब आर रेडियस हो गया। रेडियस को किस में मेजर करते हैं हम, मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर में क्या हो गया, तो ये भी किस में मेजर होगा, मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में हो गया। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में कर दिया हमने। एरिया को हमने मीटर स्क्वायर में। तो ये 2 फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। थर्ड जो फैक्टर होगा आपका, थर्ड जो फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द मटेरियल पे। कौन से टाइप का मटेरियल आपने यूज़ किया है, टाइप ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। कौन सा, जैसे अगर हमारा एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो डिफरेंट मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट चीज़ों से बने हुए हैं, तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस टाइप टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर में आपके 2 चीज़ आ गए। मान लो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यूज बोलते हैं इसको हम, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उस मटेरियल को हम बोलते हैं इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है और टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। उल्टा हो रहा है तो हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। अगर हमारा वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़े तो हमारा वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल हो गया। इसमें कौन से आ गया आपके, जैसे मेटल्स आ गया आपके। इसमें क्या आ गया आपका, इंसुलेटर आ गया, ठीक है। इंसुलेटर आ गया, सेमीकंडक्टर्स आ गए, जो होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर मतलब कोफिशिएंट मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या हुआ, आपका टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये आपके 4 फैक्टर हैं। अगर मैं इनको रिवाइज कराऊं तो सबसे फर्स्ट हो गया आपका लेंथ, चार फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर बोलूँ तो आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। सेकंड हो गया आपका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का जब कोई क्वांटिटी करंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे करंट के रिस्पेक्ट में हम रेजिस्टेंस को बोल रहे हैं, तो अगर करंट जो क्वांटिटी उससे फ्लो कर रही है, वो करंट जो उसको फेस कर रही है, जो उसको एरिया दिखाई दे रहा होगा, उस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जितने एरिया से वो पास कर रही होगी, मतलब जो उसको फर्स्टली पहले बार में जो एरिया उसको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा, उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर एग्जांपल आपका ये आपका पेन है, आप मार्कर है आपका, ये सिलेंडर शेप का है। तो अगर मैं करंट को यहाँ से एंट्री कराता हूँ, करंट अगर आपकी यहाँ से एंट्री कर रही है, तो जो करंट को फेस दिखाई दे रहा है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है। ये इसके बैकवर्ड में आ गया, पीछे आ गया, ये इससे छुप गया, तो करंट को कौन सा फेस दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट फेस, उसके लिए क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्किल होगा, ना कि पूरा सिलेंडर होगा।
ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिमिलरली अगर मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ, मान लो करंट को मैं यहाँ से एंटर कराता हूँ इस पेज से, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा 2D डायग्राम में, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँगा तो इसका जो मैं शेप ड्रॉ करूँगा पीछे वो कैसा होगा। अगर इसको मैं ऐसे दिखाना चाहूँगा, करंट यहाँ से एंटर कर रही है परपेंडिकुलर सीधे, तो करंट का शेप कैसा होगा। अगर सीधे एंटर कर रही है तो आपकी करंट का फेस कैसा होगा, करंट को कौन सा एरिया दिखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिखाई देगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिखाई देगा। करंट अगर यहाँ से एंटर कर रही है तो उस टाइम पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो होता है जो क्वांटिटी करंट आपकी, जो क्वांटिटी फेस कर, मतलब जो क्वांटिटी आपकी उसको जो एरिया दिखाई दे रहा है, जो विजिबल है, जो उसको फेस कर रहा है, वो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। थर्ड हो गया आपका टाइप ऑफ द मटेरियल, एंड फोर्थ हो गया आपका टेम्परेचर। ये चार हो गए, लेंथ ऑफ द मटेरियल है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाइप ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। इन चार फैक्टर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट शो करना चाहूँगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूले से दिखाना चाहूँगा तो फॉर्मूले से मैं उसको कैसे डिराइव कर सकता हूँ। ये बाकी तीन चीज़ें तो मैं दिखा सकता हूँ, टेम्परेचर के लिए अलग हम रिलेशन यूज़ करेंगे, है ना। अब वो हम देखते हैं साथ में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस, ये भी एक चीज़ मैंने, रेजिस्टेंस को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या हो गया, आर। इसको मेज़र किस में करते हैं हम, ओम में। कभी कोई चीज़ पूछ दे किस में मेज़र, मतलब क्वांटिटी कौन सी है, जैसे हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, तो मेज़र किस में करते हैं हम, उसको ओम में करते हैं। जनरली जो रेजिस्टेंस यूज़ होते हैं, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो जनरली हमारे ओम में यूज़ होते हैं, किलो ओम में यूज़ होते हैं, मेगा ओम में यूज़ होते हैं। के आपका किलो ओम, के किलो को शो करता है, ये प्रीफिक्स यूज़ हुआ आपका, और एम आपका प्रीफिक्स यूज़ हुआ। के किलो मतलब वहाँ हम 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे। और मेगा, एम से क्या हो गया, मेगा हो गया, तो मेगा के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं हम ओम, किलो ओम, मेगा ओम में यूज़ करते हैं जनरली रेजिस्टेंस की इन वैल्यूज़ को। और तो ये रेजिस्टेंस का आपका सिंबल हो गया, जिसको हम रेजिस्टेंस को शो करा हमने। नेक्स्ट मैंने बोला कि फॉर्मूले को हम डिराइव करते हैं, तो अगर इन चारों फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कांस्टेंट ऑफ, इसको हम अगर इज इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर इसको हम इक्वल टू से रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए हम एक कोई सिंबल यूज़ करते हैं। जब भी किसी प्रोपोर्शनल को हम रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रो। इसको हम मेजर करते हैं ओमेगा में, ओम में। ये ग्रीक लेटर है, इसको हम ओम में यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं। ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये इस पर क्वेश्चन आता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। अगर बोले किसी मटेरियल का लेंथ हमने इतना चेंज कर दिया, एक कॉपर का मटेरियल लिया, उसका मैंने लेंथ इतना चेंज कर दिया, एरिया इतना चेंज कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी कि नहीं होगी। तो रेजिस्टिविटी अगर कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, ना कि उसके डायमेंशन, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करते। क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि लेंथ हमने इतना चेंज कर दिया किसी कॉपर मटेरियल का और एरिया इतना चेंज कर दिया, तो पूछ देता है कि अब पुराने रेजिस्टेंस और नए रेजिस्टेंस के बीच में रेशियो बताइए। तो रेशियो क्या होगा, दोनों के बीच में सेम रहेगा, 1:1 का रहेगा। मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। कॉपर का होगा तो कॉपर के लिए होगी जो रेजिस्टिविटी होगी, और एल्युमिनियम होगा तो जो उसकी रेजिस्टिविटी होगी वो होगी। मतलब ये मटेरियल जब चेंज करोगे तब इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ही मटेरियल को यूज़ करते हैं, जनरली बोल देता है कि कॉपर का है, उसमें लेंथ और एरिया चेंज करता है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी।
अब ये रेजिस्टेंस का इसको हमने बोला रेजिस्टिविटी, ये लेंथ को मैंने अभी बताया आपको मीटर में और एरिया को क्या बताया मैंने आपको मीटर स्क्वायर में। अब मैंने बोला मुझे इसकी यूनिट डिराइव करनी, कभी कभी क्वेश्चन पूछते थे कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हमें कोई भी यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, हम सारी यूनिट को बेसिक यूनिट से डिराइव कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि रेजिस्टिविटी यूनिट निकालनी है मुझे, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या निकालनी है, तो मुझे पता है रेजिस्टेंस की कुछ बेसिक यूनिट आपको पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड, वो याद होगी तो आप किसी भी की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई आपकी, ओम हो गई, और रेजिस्टिविटी की आपको फाइंड करनी है, लेंथ की क्या हो गई आपकी मीटर हो गई, और एरिया की क्या हो गई मीटर स्क्वायर हो गई। मीटर 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 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये मीटर यहाँ चला जाएगा आपका, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आएगी आपकी ओम मीटर। ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डिप्लोमा के बच्चों के लिए कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो ओम मीटर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आप यहाँ से डिराइव कर सकोगे। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी और की यूनिट भी आपको निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपका रेजिस्टेंस हमने पढ़ा। अब रेजिस्टेंस के बाद हम अगर हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम बोलते हैं कंडक्टेंस। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस को हम जी से शो करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बोलता है कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो कंडक्टेंस क्या होगा, करंट के फ्लो को अलाउ करेगा, मतलब जो जितना इजीली पास करेगा उसका कंडक्टेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। मतलब अगर किसी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उससे करंट धीमे पास होगी, उससे कम पास होगी और ईजिली पास भी होगी, और अगर उसका कंडक्टेंस ज़्यादा तो उससे करंट ईजिली पास हो जाएगी। तो कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया, G इज इक्वल टू 1/r। तो 1/r को मैंने अभी फॉर्मूला बताया, रो 1/रो, उल्टा कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा आपका, A ऊपर चला जाएगा, लेंथ नीचे आ जाएगी। तो जो G इज इक्वल टू क्या हो गया, अब G की यूनिट मुझे डिराइव करनी है, तो मुझे रेजिस्टेंस की यूनिट पता है क्या होती है, ओम होती है। तो ओम का जस्ट उल्टा हो जाएगा महो, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे ओम। तो ये क्या हो गया, महो। तो महो होती है वो कंडक्टेंस की यूनिट होती है, या इसको हम सीमेंस भी बोलते हैं, इसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, कि जो यूनिट होती है उसको हम एस से बोलते हैं, और या इसको हमने सिंपल ओम इनवर्स बोल दिया, ओम इनवर्स। तो 1/ओम मतलब ओम इनवर्स। तो कंडक्टेंस की यूनिट महो हो गई, सीमेंस हो गई, ओम इनवर्स हो गई। तो कंडक्टेंस की यूनिट हमें पता चल गई। 1/रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा, अब हमने रेजिस्टिविटी देखी तो रेजिस्टिविटी का उल्टा हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। 1/, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से दिखाएंगे। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट हमें पता है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में इसकी यूनिट पूछ देता है, तो इसकी यूनिट हमें पता है 1/ओम मीटर होती है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, दोनों का इन्वर्स कर दिया हमने, ओम मीटर इन्वर्स। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। तो 1/रो क्या बताया मैंने, कंडक्टिविटी हो गई, और कंडक्टिविटी क्या होगी, A/L। G इज इक्वल टू सिग्मा रो A सिग्मा इंटू A/L। ये आपका क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। कंडक्टेंस का फॉर्मूला हम इससे क्वेश्चन को डिराइव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें अगर आपको एरिया दिया हो, लेंथ दिया हो और उसकी कंडक्टिविटी दी हो, और हमें आपके कंडक्टेंस। अब मैंने बोला इसकी यूनिट डिराइव करना था, तो मैंने यहाँ निकाल के दिखाया कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स। और मैं इसको यहाँ से भी डिराइव कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकता हूँ। इसको मैंने बोला था ओम इनवर्स, या इसको मैं अगर मैं महो मान लेता हूँ, और ओम इसकी निकालनी है मुझे, एरिया को मैंने क्या बोला, मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या हो गई आपकी, मीटर हो गई। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, सिग्मा की यूनिट हमारी महो पर मीटर। ये दोनों सेम चीज़ है, कंफ्यूज ना हो आप, महो पर मीटर या ओम मीटर इनवर्स दोनों सेम चीज़ है। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, महो पर मीटर या ओम मीटर इनवर्स। अब फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन कराता हूँ। आप अगर लेंथ और एरिया चेंज कर रहा है तो आप सिंपली
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर फॉर्मूले को डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन अगर उसमें कुछ और चेंज कर रहा है, जैसे लेंथ चेंज कर रहा है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया आपका, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अगर दो रेजिस्टेंस में मान लो बोल रहा कि R1 दे दिया कोई नया एक रेजिस्टेंस है ना, उसका रेजिस्टेंस दे दिया, उसकी लेंथ L1 दे दी, उसका एरिया A1 दे दिया, और सिंपल R2 दे दिया, इसी को चेंज करा, बोला R2 नया निकालना है आपको, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर लेंथ हमने चेंज कर दिया L2 और एरिया चेंज कर दिया A2, तो ये जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको R1 मान लूँ तो R1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अब मटेरियल दोनों सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, रो मटेरियल मैंने बोला दोनों सेम है, दोनों का ही लेंथ और एरिया का, किसी मटेरियल का हम लेंथ और एरिया सेम कर रहे हैं तो मटेरियल तो सेम होगा, तो रो तो सेम होगा दोनों केस में। तो ये हो गया L1 अपॉन A1, इसको L1 लिखा और ये A1 हो गया। R2 क्या लिख सकता हूँ, रो L2 बाई A2, मतलब दो के पर्सपेक्टिव में, दो के उसमें रिलेशन में अगर मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ कि दोनों में लेंथ और एरिया चेंज कर रहा है, तब के फॉर्मूले में रखेंगे। तो R1 हो गया रो L बाई A1 और R2 हो गया रो L2 बाई A2, दोनों को डिवाइड कर दो। मान लो आपको R2 फाइंड आउट करना है, अननोन इसको रखा मैंने, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, R2 बाई R1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बना, रो कैंसिल आउट हो गया, मटेरियल सेम है, उसका लेंथ सेम कर रहे हैं, तो R2 के सामने क्या आएगा L2, R1 के सामने क्या आएगा L1, R2 के जस्ट अपोजिट होता है A, R2 के जस्ट अपोजिट है A2, तो A2 आपका नीचे आ गया और A1 क्या हो गया आपका ऊपर आ गया। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है किसी भी नए रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। नया रेजिस्टेंस अगर हमें किसी मटेरियल का निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। इसमें बोलेगा लेंथ चेंज कर दिया, दुगना कर दिया, तिगना कर दिया, एरिया कम कर दिया, तो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे और आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अब नेक्स्ट अगर मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मैं इसी पे एक न्यूमेरिकल आपको बोलता हूँ कि मैंने एक रेजिस्टेंस लिया R ओम का, एक रेजिस्टेंस लिया, मैं उसको बोल देता हूँ, मैंने R1 मान लिया, R ओम का रेजिस्टेंस है और उसकी लेंथ मान लो L है, L1 L है, और उसका एरिया जो है A1 मान लिया A है, और बोला कि R2 पता कीजिए जब लेंथ को मैंने क्या किया, n टाइम इंक्रीज कर दिया, n टाइम मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 या 2 गुना 3 गुना, मतलब तो इसलिए जनरल फॉर्मूला यूज़ किया, n टाइम्स इंक्रीज कर दिया। इफ लेंथ इंक्रीजेस n टाइम्स, देन तो जब हमने लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा कि मैंने बोला लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया, अभी एरिया के बारे में बताया नहीं, तो हमें यहाँ एरिया भी रिलेशन चाहिए होगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला लेंथ को मैंने इंक्रीज किया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मतलब मैंने R2 कैलकुलेट करना है, हमें R2 फाइंड आउट करना है, R2 फाइंड आउट करना है, तो R2 को हमें निकालना है। अब L2 गिवन है हमें, L2 बोल रहा है कि लेंथ इंक्रीजेज n टाइम्स, n गुना आपने इसको लेंथ को बढ़ा दिया, तो L2 क्या हो जाएगा, n टाइम्स इंटू L, जो प्रीवियस L गिवन है उसके n टाइम्स इंक्रीज हो गया, मतलब n का मल्टीप्लाई हो गया। जैसे बोला दुगना तो ट्वाइस हो जाएगा, 2 इंटू एल, अगर बोला 3 गुना तो 3 इंटू एल हो जाएगा, 4 गुना तो 4 इंटू एल, मतलब जितने टाइम बोलेगा उसके टाइम से हमने n की वैल्यू रख दी, n इंटू एल। अब एरिया का रिलेशन हमें नहीं दिया है, तो कभी भी याद रखना जब कोई मटेरियल गिवन होता है आपका, कोई मटेरियल, फॉर एग्जांपल मेरा ये मटेरियल था, अब ये आपका कंडक्टर था, इसको मैं n टाइम इंक्रीज कर दे रहा हूँ, n टाइम इंक्रीज कर दे रहा हूँ इसके लेंथ को, यहाँ पे इसकी लेंथ L है और ये n टाइम इंक्रीज हो गया, NL हो गया, तो इसका एरिया आप देख रहे होगा, मतलब इसी मटेरियल को अगर मैं खींच के लंबा करना चाहूँगा तो क्या होगा, इससे आपका इसी को खींच के लंबा करना चाहूँगा तो ये जब लंबा होगा तो इसकी पतलाई चेंज होगी, मतलब इसकी चौड़ाई क्या होगी, कम होगी, एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब इसी मटेरियल को मैं खींच के लंबा करूँगा तो इस लेंथ को n गुना कर दिया, मतलब 2 गुना कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका पतला हो जाएगा, मतलब इसकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी। तो हमने क्या किया, इसका मान लो एरिया A1 था,
इसका L1 था तो ये n टाइम्स L1 हो गया, वही सेम L हो गया आपका। तो अगर ये तो एरिया क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन आपने देखा ये एक ही मटेरियल का बना हुआ था, ये एक मटेरियल का बना हुआ था, इसको मैं लंबाई करूँगा तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक ही मटेरियल को मैं खींच के लंबा कर रहा हूँ तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। अब सिंपल अगर मैं सिलेंडर है, ये सिलेंडर शेप का है आपका, अगर मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं एक क्यूबाइड शेप बनाता हूँ, मान लो ये क्यूबाइड है, आपको समझाने के लिए कि वॉल्यूम कैसे रिमेन कांस्टेंट होता है। अगर मान लो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, अगर मैं इसको, ये वॉल्यूम है तो इसका वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी कुछ लेंथ होगी L, इसके कुछ ब्रेथ होगी B और इसकी कुछ हाइट होगी H। तो वॉल्यूम का हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, क्यूबाइड में L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये लेंथ जो है वो मीटर में ही मेजर करेगा, डिस्टेंस ही हुई, दूरी हुई, और बी जो हुई वो भी क्या हुई आपकी, डिस्टेंस हुई, मीटर मेजर हुई, और हाइट भी क्या हुई आपकी, मीटर में मेजर हुई। तो तीनों को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर इंटू मीटर, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या आती है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब। तो अब हम क्या बोले, जगह मैं अगर इसका स्क्वायर यूज़ करता तो स्क्वायर यूज़ करता तो इसके रेक्टेंगल यूज़ करता तो क्या होता है, ये लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। तो एरिया क्या बोलता है इसके लिए, एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, एक्चुअल में आपका एरिया हो गया। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एरिया इंटू एच। अब ये हाइट क्या है, हाइट आपकी डिस्टेंस ही है, दूरी ही है, तो इसको मैं मीटर में ही मेजर कर रहा था, इसको मैंने क्या लिख दिया, ए इंटू एल लिख दिया। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इंटू एल भी, एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, दूरी कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल जाता है। तो अगर हमें किसी, मैंने बोला इन दोनों मटेरियल का वॉल्यूम सेम है, तो अगर इसका एरिया A1 है और इसका L1 लेंथ हो गई और इसका एरिया A2 हो गया, इसकी लेंथ क्या हो गई, L2 हो गई, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, A1 इंटू L1 क्या होगा, A2 इंटू L2 के बराबर होगा। एरिया दोनों का क्या, वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा। मटेरियल, आप ही एक मटेरियल को ही स्ट्रेच कर रहे हो और आपको सिर्फ लेंथ का रिलेशन दिया है। तो इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, एरिया के बीच में, एरिया में क्या चेंज आया वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो पता कर सकते हैं कि एरिया में कितना चेंज आया। तो हमने इस फॉर्मूले को रख दिया कि वॉल्यूम आपका सेम रखा, तो हमें पता था, गिवन था, हमने A1 को, A1 इज इक्वल टू A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, तो हमने A1 को हमने A मान लिया था, L1 को हमने L मान लिया था, A2 क्या था आपका निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था, A2 के पता नहीं था चेंज हमें, L2 क्या था, n टाइम्स ऑफ L था, मतलब जो पहले L था वो n गुना L हो गया। अब हमने यहाँ देखा हमने कि L और L कैंसिल हो गया और ये A2 का रिलेशन देखा, तो A2 क्या हो गया, ये n इधर आ गया, तो A2 क्या हो गया, A/n हो गया। मतलब इतना टाइम एरिया डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो वो पतला हो रहा है, तो एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसका रिलेशन हमें पता चल गया कि A2 इज इक्वल टू A/n। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था R2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। रेसिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएगी, क्योंकि एक ही मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। और ये क्या हो गया, इसके जस्ट अपोजिट A1 यूज़ किया और इसके अपोजिट हमने A2 यूज़ किया। रिलेशन अगर याद करने में डिफिकल्ट हो रही है फॉर्मूला, तो हमें बस एक बेसिक फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए याद करना है, वहाँ से हम इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, मतलब रिलेशन निकाल सकते हैं। अब हमने देखा कि हमें क्या क्या गिवन था, तो हमें R2 निकाल, नया रेजिस्टेंस क्या चेंज होकर क्या मिलेगा, तो हमें जब हमने उसको n टाइम इंक्रीज करा तो हम इस रिलेशन से निकालेंगे। R2 हमें निकालना है, R1 हमने मान लिया था R ओ में, और L2 की वैल्यू क्या थी, n टाइम्स L इंक्रीज हो रही थी। L1 क्या हो गया आपका, L हो गया, A1 क्या हो गया आपका, A मान रखा था, और आपका A2 क्या हो गया आपका, A/n हो गया। अब देखो यहाँ से L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ये n ऊपर मल्टीप्लाई, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमें यहाँ पता चल रहा है R2/R इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, n इंटू n, मतलब n स्क्वायर। तो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, n स्क्वायर इंटू R। ये रिलेशन हमें पता चला। अब इस रिलेशन पे अगर हमें ये फॉर्मूला डिराइव, अगर नई प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अगर हमने n टाइम्स इंक्रीज किया किसी रेजिस्टेंस को, तो नया रेजिस्टेंस होगा वो चेंज होकर क्या होगा,
तो उसको हम एन स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ रखा है और इस पे बेसिस क्वेश्चन भी पूछ रखा है। जैसे बोला उसने 2 गुना बढ़ा दिया, हमने 3 गुना बढ़ा दिया, तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, क्या चेंज आएगा। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, अगर मैंने बोला कि लेंथ पहले L थी, अब 3 गुना लेंथ कर दिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे कि N की वैल्यू देखा हमने 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ा रहा है, तो N की वैल्यू क्या रख देंगे 3 का स्क्वायर इंटू R। मान लो पहले गिवन रेजिस्टेंस 2 ओम हो और बोले कि नया न्यू रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो हमने देखा R की वैल्यू कितनी थी 2, तो 9 इंटू 2 कितना हो गया आपका 18 ओम। इतना चेंज आता है। ये याद रखकर बच्चे क्या गलती करते हैं कि बोलते हैं कि लेंथ अगर डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, जो डायरेक्टली रिलेशन है उससे रिलेशन नहीं। अगर सिर्फ लेंथ दे रखा, लेंथ चेंज हो रहा होगा, सेम मटेरियल है, तो एन स्क्वायर इंटू आर होता है। R2 जो नया रेजिस्टेंस होता है वो एन स्क्वायर आर होता है। अगर लेंथ को डिक्रीज भी कर रहा है, तो अगर मान लो बोला उसने एन को आपको एल को उसने क्या करा हाफ कर दिया, L/2 कर दिया, तो एन की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले जैसे हम 2 गुना 3 गुना रख रहे थे, तो अब क्या हो जाएगा हाफ रखेंगे, एन की वैल्यू क्या रखेंगे हाफ। तो यहाँ पे हम हाफ रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो हाफ का स्क्वायर इंटू 2 जो गिवन है, तो क्या हो गया 1/4 इंटू 2 मतलब हाफ ओम हो गया 0.5 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, पहले 2 ओम से दीजिए 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गई, मतलब 0.5 ओम आ रहा आपका। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसी के क्वेश्चन और भी हम बना सकते हैं कि जैसे अब मैंने सिर्फ लेंथ को चेंज कर रहा था, अगर मैं अब एरिया को चेंज करूँ, एरिया को n टाइम डिक्रीज करो, एरिया को n टाइम डिक्रीज करो, तब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इसका अब हम इसको और आगे डीपली में पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको कोई डाउट होगा तो इसमें कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया। कोई क्वेश्चंस होगा उसको भी आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।